नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर कासनिया मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में थोड़ा जाना था और रक्त वाहिनियों के बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने रक्त के कार्य भी पढ़े थे। आज हम रक्त के प्रकार पढ़ेंगे और फिर हृदय में जो दोहरा परिसंचरण होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम रक्त के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। देखिए, रक्त के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। रक्त के प्रकार ये जो रक्त के प्रकार होते हैं ये प्रतिजन के आधार पर बांटे जाते हैं। ये प्रतिजन क्या होते हैं? ये प्रतिजन प्रोटीन के बने होते हैं और आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली होती है उस पर पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं प्रतिजन। और कहां पाए जाते हैं? आरबीसी, जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं उनकी सतह पर पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, इसकी जो सतह होती है, सतह मतलब जो कोशिका झिल्ली, इस कोशिका झिल्ली पर ये पाए जाते हैं। और इसके आधार पर रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? 4 प्रकार में। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में बांटा गया है। ये 4 प्रकार, जब प्रतिजन ए होता है तो उस ब्लड ग्रुप को क्या नाम दे दिया जाता है? ए। जब प्रतिजन बी होता है तो उसको नाम दे दिया जाता है बी। जब प्रतिजन ए बी होता है तो उसको नाम दे दिया जाता है ए बी। मतलब यहाँ ए व बी दोनों होते हैं, प्रतिजन ए और बी दोनों। ये 2 प्रकार के हैं प्रतिजन। प्रतिजन कितने प्रकार के हैं? ये 2 होते हैं, ए व बी। अगर ये ए व बी दोनों होते हैं इसकी सतह पर तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी, है ना, ब्लड ग्रुप। ये कौन सा है? ए बी। यदि आरबीसी की सतह पर इसके ऊपर कोई प्रतिजन नहीं होता है, इस पर कोई प्रतिजन नहीं है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इस ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी सन 1900 में कार्ल एंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने। 1900 में कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किस आधार पर? प्रतिजन के आधार पर खोज की थी। ठीक है। तो देखिए, ये जो प्रतिजन होते हैं, इस प्रतिजन के आधार पर हम ब्लड को किसी दूसरे व्यक्तियों को दे सकते हैं और इसके विरुद्ध कुछ एंटीबॉडी निर्मित होती है। उसी आधार पर हम ब्लड का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये जो एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडी हमेशा इस एंटीजन या प्रतिजन के विपरीत पाया जाता है। प्रतिजन को एंटीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीजन। और इसके विपरीत मतलब इसके विरुद्ध क्या बनती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमेशा ये एंटीबॉडी किसके विरुद्ध बनती है? एंटीजन के विरुद्ध। इसी आधार पर हम एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर ही ब्लड को डोनेट कर सकते हैं या फिर ग्रहण कर सकते हैं। अब देखते हैं हम ये एंटीबॉडी कौन सी होती है, कौन से ब्लड ग्रुप में हम कौन से ब्लड ग्रुप को हम किसे दे सकते हैं, कौन से को ग्रहण कर सकते हैं, किस प्रकार ये एंटीबॉडी होती है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ये जो ब्लड ग्रुप है ए,
बी, ए बी और ओ। अभी आपको मैंने बताया था कि इनकी जो सतह होती है, इन सतहों पर एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीजन। एंटीजन कौन सा होता है? ए ब्लड ग्रुप में ए, बी में बी, ए बी में ए वे बी और ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अब इनके विरुद्ध एंटीबॉडी जो बनती है, इसमें एंटीबॉडी होती है एंटी ए, या इसको लिख सकते हैं एंटीबॉडी जो बनती है वो बी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? बी। ठीक है, इसको हम बी लिख सकते हैं एंटीबॉडी। या इसके अंदर बी ब्लड ग्रुप में इसमें होगी एंटी बी, या इसको लिखेंगे ए। एंटीबॉडी कौन सी? ए, स्मॉल ए है, यहां कैपिटल बी लिख लें। अब क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर जो एंटीजन है वो ए है, इसके लिए एंटीबॉडी क्या? एंटी ए, या लिखोगे आप स्मॉल बी। यहां पर एंटीजन बी ब्लड ग्रुप में बी है, तो इस एंटीजन बी के विपरीत एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी बी, या इसको लिखोगे आप स्मॉल ए। जो ब्लड ग्रुप ए बी है, इस ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन जो होता है दोनों ही होते हैं। कौन से होते हैं? ए व बी, दोनों ही। और इसके विरुद्ध जो एंटीबॉडी होती है कुछ भी नहीं होती है, वो नील होती है। वो क्या होती है? नील होती है। आगे देखिए, जो ब्लड ग्रुप ओ है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ। इस ब्लड ग्रुप ओ में जो एंटीबॉडी होती है वो ए और बी दोनों होती है। ए व बी दोनों, मतलब एंटी ए और एंटी बी दोनों होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं। ठीक है, ये हो जाता है अपना ब्लड ग्रुप जिसमें ए बी और ओ, फिर एंटीजन ए बी और ओ में कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इस आधार पर कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है? इसमें देखिए सार्वत्रिक जो दाता होता है वो सार्वत्रिक दाता कौन होगा? ओ। कौन होगा? ओ। और वो भी इसमें ओ नेगेटिव वाला। कौन सा? ओ नेगेटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव में भी बांट देते हैं इस ब्लड ग्रुप को, ये भी अभी बता रहा हूं मैं। और जो सार्वत्रिक ग्राही है, ये सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप जो होता है वो होता है ए बी। ठीक है, देखते हैं हम ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है। चलो इसको देख लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये एक फैक्टर होता है आरएच फैक्टर। इस आरएच फैक्टर के कारण ब्लड ग्रुप को नेगेटिव और पॉजिटिव में बांटा जाता है। ये आरएच फैक्टर क्या होता है? देखिए, जो आरएच फैक्टर है, आरएच कारक, ये भी एक प्रतिजन है। ये भी क्या है? एक प्रतिजन है। आरएच कारक भी क्या है? प्रतिजन। ये प्रतिजन कहां पाया जाता है? ये भी आरबीसी की सतह पर ही पाया जाता है। और इसके कारण ब्लड को पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटा जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक। जिसके ब्लड ग्रुप में या जिस रक्त के आरबीसी में आरएच कारक पाया जाता है वो तो होता है पॉजिटिव, और जिसकी आरबीसी की सतह पर आरएच कारक नहीं पाया जाता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ये जो धनात्मक और ऋणात्मक है, इसमें ज्यादातर ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव ही मिलते हैं। ठीक है, और इस आधार पर ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में बांट दिया जाता है।
ठीक है, तो आगे देखिए, ये आरएच कारक है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कार्ल एंड स्टीनर और एक विनर नामक वैज्ञानिक ने रिसस नामक बंदर में की थी। किसमें की थी? रिसस नामक बंदर में। रिसस बंदर, वैज्ञानिक का नाम क्या था? कार्ल एंड स्टीनर और विनर। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस आरएच कारक की खोज की थी। लगभग सन 1940 में की थी इन्होंने इसकी खोज। इंडिया में लगभग 93% लोग कैसे होते हैं? पॉजिटिव रक्त के होते हैं। 93% लोग कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। 93 तो होते हैं, 93% पॉजिटिव होते हैं। और लगभग जो इंडिया में जो वर्ल्ड में कहें तो वर्ल्ड में 85% लोग होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, ये जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें हमेशा एक ध्यान बात रखिएगा, देने में और लेने में। अभी मैंने बताया था जो नेगेटिव है वो है सार्वत्रिक दाता। ये सार्वत्रिक दाता ये क्यों है? इसके लिए एक ही लाइन याद रखनी है आपको, वो ये लाइन है कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होता है वो नेगेटिव को अपना रक्त नहीं दे सकता। मतलब जो धनात्मक आरएच धनात्मक ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, आरएच धनात्मक ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कभी भी अपना रक्त आरएच नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता। देखिए, देखिए हमारे पास एक ब्लड ग्रुप है ए। ठीक है, ये ए वाला ए से ले सकता है, ए वाला ए से ले सकता है। ओ सार्वत्रिक दाता है तो ये ओ से ले सकता है। ठीक है, ए वाला ए को दे सकता है, ए वाला ए बी को भी दे सकता है। अब देखो, जो ब्लड ग्रुप ए है इस पर जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है? एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सी होती है? एक होता है प्रतिजन, इसमें प्रतिजन तो है ए, प्रतिजन कौन सा है? ए। और एंटी, इसमें ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटी ए पाया जाता है। तो यहां पर अगर ये ए वाला ए को देता है तो इसमें कोई एंटीबॉडी विपरीत प्रभाव नहीं डालती है और इसमें कोई रुधिर लयनता नहीं होती है। इसलिए ये जो है ए वाला ए को दे सकता है। ठीक है, ए वाला ए से ग्रहण भी कर सकता है, ओ वाला दे सकता है। आपको पता है ओ वाले में कोई प्रतिजन होता ही नहीं है, ओ वाले में कोई प्रतिजन होता ही नहीं है, प्रतिजन ओ में तो है ही नहीं। और इसमें जो एंटीबॉडी है या प्रतिरक्षी वो ए व बी दोनों होती, दोनों होने के कारण देखो इसमें प्रतिजन क्या है? ए है। इसमें एंटीबॉडी कौन सी है? एंटीबॉडी बी है। तो इसमें बी एंटीबॉडी है तो इसमें ये रुधिर लयनता नहीं होती है। ठीक है, तो ये बी वाला ओ वाला ए को दे सकता है। अब देखिए ये जो ए बी वाला है, ये ए बी वाला इसको
ए को दे नहीं सकता, लेकिन ए से ले सकता है ना। ए से ए बी वाला ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होती है, इसके अंदर ए बी में जो प्रतिजन है ये इसमें कौन सा पाया जाता है, प्रतिजन ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है, और इसमें एंटीबॉडी कोई होती ही नहीं है। ठीक है, इस कारण ये ए बी वाला क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप है ये किसी से भी ले सकता है। ठीक है, ए बी वाला किसी से भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन दे किसको सकता है, ये ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ए बी वाला ले तो ए से भी सकता है, बी से भी सकता है ना, ए बी से भी सकता है और ओ से भी ले सकता है, लेकिन ये दे किसको सकता है, केवल ए बी को दे सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो बी वाला है, ये बी जो ब्लड ग्रुप बी है, ये बी ब्लड ग्रुप है, किससे ले सकता है, बी से ले सकता है। ठीक है, ये बी वाला ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ सार्वत्रिक दाता है तो ओ बी को दे सकता है आराम से। फिर आगे देखिए, जो ये बी वाला है, ये बी वाला बी को दे सकता है। ठीक है, बी को दे सकता है और बी वाला ए बी को दे सकता है। बी वाला किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। हमने यहां कहा ना, बी वाला ए बी को दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके ब्लड ग्रुप। और ओ वाला जो है वो तो किसी को भी दे सकता है। ओ वाला ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आदान प्रदान हो जाता है इनमें। चलो, फिर एक आरएच फैक्टर आता है। आरएच फैक्टर के बारे में बता देता हूं मैं साथ ही साथ। आरएच फैक्टर देखते हैं, आरएच फैक्टर क्या होता है। इसमें आरएच फैक्टर का महत्व होता है कि एक आरएच पॉजिटिव व्यक्ति, आरएच पॉजिटिव व्यक्ति या आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच नेगेटिव महिला, आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच नेगेटिव महिला, ये जो है ये जोड़ा हमेशा अयोग्य होता है। ये जोड़ा कैसा है, अयोग्य जोड़ा। अर्थात इन दोनों की अगर शादी होती है और ये दोनों, इन दोनों की कोई संतान उत्पन्न होती है तो पहली संतान तो सामान्य हो जाती है, लेकिन अगली संतान कोई भी जीवित नहीं रह पाती है। ठीक है, तो ये एक अयोग्य जोड़ा होता है। क्यों होता है अयोग्य जोड़ा, क्योंकि देखो आरएच जो पॉजिटिव पुरुष है, जैसे मान लो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और इधर ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो मैंने अभी एक बात आपको बताई थी कि ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव होता है वो कभी भी नेगेटिव को अपना रक्त नहीं दे सकता। तो अगर इनकी संतान होगी तो वो कौन सी होगी, ए पॉजिटिव। और यदि ए पॉजिटिव संतान होती है, ये संतति जो ए पॉजिटिव होती है, ये नर और ये मादा, इनकी संतान कैसी है, पॉजिटिव। तो देखो इस पॉजिटिव वाला रक्त जो संतति है, इसको मां के गर्भ से क्या मिलता है, पोषण मिलता है। तो ये जो रक्त है वो किससे मिल जाएगा, मां से मिल जाएगा, या मां का रक्त बच्चे से मिल जाएगा और बच्चे के रक्त की क्या हो जाएगी, रुधिर लाइनता हो जाएगी और बच्चा मर जाएगा। ठीक है, गर्भ में ही मर जाएगा या जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाता है। ये मर क्यों जाता है, क्योंकि जब पहली संतान होती है तो पहली संतान जो ही गर्भ में आती है तो मां का रक्त और बच्चे का रक्त मिलता है, तो मां के रक्त में इस पॉजिटिव के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है।
क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। और दूसरी संतान जो ही गर्भ में आती है तो दूसरी संतान का रक्त जो होता है वो माँ के रक्त से मिलता है, तो ये माँ के रक्त में बनने वाली पहले से उपस्थित एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी इस बच्चे के रुधिर लयन कर देती है। इस कारण से बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है और ये एक अयोग्य जोड़ा होता है। हाँ, पुरुष नेगेटिव हो सकता है, महिला पॉजिटिव हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने एक बात आपको बताई थी, वो हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला कभी भी नेगेटिव वाले को अपना रक्त नहीं दे सकता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, ये अपना हो जाता है ब्लड ग्रुप। और इसके बाद हम अध्ययन करते हैं अपना जो मानव में हृदय आता है और उसके बाद में दोहरा परिसंचरण। ये हम चलो आज ही अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक अपना। चलिए देखते हैं, आज हृदय की संरचना देख लेते हैं, बाह्य संरचना। फिर अगली क्लास में हम दोहरे परिसंचरण को और हृदय में जो परिसंचरण की जो क्रिया विधि है उसको पढ़ लेंगे। आज हृदय की संरचना देख लेते हैं। देखिए हृदय की संरचना आगे देखते हैं। तो हृदय की संरचना, देखिए हृदय की संरचना में मानव का जो हृदय है वह हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कितना कोष्ठीय? 4 कोष्ठीय। इस प्रकार से मानव का जो हृदय 4 कोष्ठीय है वो बाईं ओर पाया जाता है, जेब की साइड में बाईं ओर कुछ झुका हुआ अपने मुट्ठी के आकार का होता है। और इस हृदय में एक हृदय आवरण होता है। हृदय किससे घिरा होता है? हृदय आवरण। ये दोनों फेफड़ों के बीच होता है कुछ बाईं ओर, ये हृदय आवरण होता है। हृदय आवरण और जो हृदय आवरण होता है इसमें इसके अंदर की ओर हृदयावरणी द्रव भरा होता है। हृदयावरणी द्रव भरा होता है जो हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षित रखता है। देखिए हृदय के जो 4 भाग है इसमें ऊपर के भाग आलिंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। और नीचे के भाग नीले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नीले कहलाते हैं। और ये वाला जो है ये बायां आलिंद है, बायां आलिंद। और ये वाला दायां आलिंद, दायां नीले। और ये बायां नीले। इसका रंग लाल रंग होता है, शंख का आकार का होता है, ये 4 कोष्ठीय होता है, हृदयावरण से घिरा होता है जो इसकी सुरक्षा करता है। इसमें ये जो वाहिनियां होती है, ये जो वाहिनी है वो फुफ्फुसीय शिरा होती है, फुफ्फुसीय शिरा होती है। और मैंने बताया था आपको कि ये अपवाद होती है और इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है जो फेफड़ों से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। ये जो होती है ये महाशिरा होती है, महाशिरा जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लेके आती है। यहां से एक महाधमनी निकलती है। ये महाधमनी शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करती है, पूरे शरीर में
प्रवाहित करती है। यहां से एक फुफ्फुसीय धमनी निकलती है, फुफ्फुसीय धमनी। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है ये भी अपवाद होती है, क्योंकि धमनियों में हमेशा शुद्ध बहता है, जबकि इसमें कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त। और यह अशुद्ध रक्त फेफड़ों में भेजा जाता है शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीकृत होने के लिए। ठीक है, तो ये अपने एक हृदय की जो संरचना होती है वो होती है, और ये जो हृदय है ये एक पंप की भांति कार्य करता है, एक डबल पंप की तरह कार्य करता है कि ये पंप और एक ये पंप। इसके बारे में हम अध्ययन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको हम पूर्णतः कल पढ़ेंगे।